जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बनर्जी और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। आने वाले 15 अगस्त को देश 79th यानी कि 79वां इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला है। ऐसे में हमारे देश के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक गंभीर आरोप हमारे सरकार पर लगाया है और ये आरोप कोई आम आरोप नहीं है, ये वोट चोरी का आरोप है। अगर हम आज़ादी के असली मायने को देखें तो वोट देने का अधिकार जनता के मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है और यही वो आज़ादी है जिसके लिए हमारे वीर सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्री फयाज कसर जी। तो हम लोग बात करेंगे उनसे और जानेंगे इस विषय के बारे में उनका क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले जनता स्पॉट को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर, आने वाले 15 अगस्त को देश 79वां आज़ादी का महोत्सव मनाने वाला है और ऐसे में इतना बड़ा आरोप जो आपके नेता, प्रतिपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी लगा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से खतरा उत्पन्न हो रहा है देश के लिए? देखिए, सबसे पहले जो है स्वतंत्रता दिवस जो आ रहा है 79वां जो हम लोग मनाएंगे, वो तो धूमधाम से मनाएगा। देश का आज़ादी का बात है, देश का मान सम्मान का बात है। तो 15 अगस्त झंडा जो फहराया जाएगा पूरे देश में हर्षोल्लास साथ मनाया जाएगा। उसके लिए मैं एडवांस के तौर पर तमाम देशवासियों को, झारखंड वासियों को, मधुपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। रहा सवाल जो आपने बोला कि अपोजिशन लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया है, ये एक अलग मुद्दा है और ये मुद्दा केवल वोट या चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। ये समझ लीजिए कि आज हमारे देश का प्रजातंत्र पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। इसके लेकर राहुल जी ने आवाज़ उठाया है और इसको आप देखेंगे दिन प्रतिदिन पूरे देश की जनता सहयोग कर रही है। देश के एक एक लोग इस बात से सहमत हैं कि आज जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है वो चोरी की सरकार चल रही है, क्योंकि हमारे राहुल जी ने सब कुछ आप लोगों को सबूत के साथ बता दिया। अब मुझे बहुत ही दुख होता है और अफसोस भी होता है कि हमने डिमांड चुनाव आयोग से किया कि चुनाव आयोग ने धांधली किया, चुनाव आयोग ने बोगस वोट का व्यवस्था कराया, चुनाव आयोग के चलते धांधली हुआ। तो जवाब राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से मांग रहे हैं, तो बीजेपी कहाँ खड़ा हो जाती कि बीजेपी चुनाव आयोग के बदली वो जवाब दे देती है। बीजेपी से तो कोई मतलब नहीं है। कोई भी डिमांड हब संस्था है, चुनाव आयोग है, इतना बड़ा देश, प्रजातंत्र देश है, इतनी आबादी है और चुनाव लोकसभा का, विधानसभा का और भी कई तरह का चुनाव होते हैं। तो कोई भी सवाल होगा हम चुनाव आयोग से मांगेंगे। तो चुनाव आयोग को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको जवाब देना चाहिए, जो उनके आयुक्त उनको देना चाहिए, ना कि बीजेपी का प्रवक्ता और बीजेपी के लीडर इसमें उछल गए, आ गए। हमको समझ में नहीं आ रहा। जी सर, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आप हलफनामा दायर करके भी इस बात को मांग सकते हैं। तो हलफनामा दायर करने में क्या दिक्कत हो रही है? सबसे बड़ी बात आपको ये समझना चाहिए कि अपोजिशन लीडर ही केवल नहीं है, वो पहले सांसद हैं और जब सदन में शपथ लेते हैं तो उसी टाइम ओथ हो जाता है, ठीक है जी। और जब वो ओथ ले चुके जी, हल्फनामा दाखिल कर चुके, या कोई मंत्रिमंडल में जब मंत्री शपथ लेते हैं तो क्या पढ़ते हैं आपको मालूम होगा जी, है ना, कि सबके साथ लेके चलेंगे, बिना द्वेष के, बिना भाव किसी के इसके, है ना, सबका रक्षा करेंगे। चूँकि मंत्री किसी की सरकार हो, मंत्री कोई भी हो, तो हर एमपी शपथ ले चुका है और ये कह रहे हैं शपथ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चुनाव आयोग को देना चाहिए जी। और जो बात है आप उसको साबित कीजिए कि राहुल गांधी जी ने गलत कहा। एक एक घर में 150 वोटर, और खुद उसके बाद जब मीडिया वाले जा रहे हैं उस घर में तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये तो पकड़ा गया ना। आज हरियाणा का मामला हो, चाहे आपका जाकर महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे कई जगह चुनाव में जो गड़बड़ी हुआ है, या कर्नाटक के एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 6-7 विधानसभा पड़ रहा है, 6-6 विधानसभा में हम जीत रहे हैं और 7वां में 1 लाख से ऊपर वोट को टर्न अप करके 2,20,000 30,000 वोट आता है, 1,15,000 से लीडिंग। कोई भी अनुमान सर्वे होता है या रुझान होता है तो रुझान में 10,000 5,000 का कंस्टिट्यूएंसी से हार सकता है कि 6 से कांग्रेस जीता, 7वां 5-7 हज़ार से हार गया। लेकिन जहाँ रुझान कांग्रेस का है, 6 विधानसभा हम जीत रहे हैं, लोकसभा में 7 है और 7वां में हम 1,10,000 15,000 से हार रहे हैं। तो आपका कहना है कि यहाँ पे जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें भी क्या कोई धांधली की बात आप मानते हैं कि हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, वो तो राहुल गांधी जी ने दिखलाया। लोकसभा के मैं आपको उदाहरण दे रहे थे अभी कर्नाटक का ना, कि एक लोकसभा में 7 कंस्टिट्यूएंसी। मैं यहाँ गोड्डा लोकसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम हर कंस्टिट्यूएंसी की बात नहीं कर रहे हैं।
हर कंस्टिट्यूंसी का भी हमारे राहुल गांधी ने जांच नहीं किया है। अभी तो नमूना के तौर पे 1-2 कंस्टिट्यूंसी लोकसभा और कई विधानसभा कंस्टिट्यूंसी किया है, जो कि इस काम को करने में एक सबूत जुटाने में 6 महीना लगा। और जब चुनाव आयोग से मांगा गया तो वो हार्ड कर कॉपी दे रहे हैं। उनसे मांगा गया सारा वेबसाइट वगैरह जो पूरा दीजिए ताकि हमको समय कम लगे और हम साबित कर सके। अलग अलग हरियाणा जाएंगे, वहाँ भी उसको करेंगे, समय लगता है इसमें। लेकिन जो बात राहुल गांधी जी ने रखा है, या पूरे कल आप देखे होंगे पार्लियामेंट से लेके वहाँ तक जब चुनाव आयोग के कार्यालय जाने लगे पूछने के लिए, लगभग राज्यसभा लोकसभा के लगभग 300 MP जी, ठीक है, सभी अपोजिशन लीडर, चाहे उसमें अखिलेश यादव जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर हो, या कोई भी TMC के नेता हों, सारे लोग शरद पवार, सारे लोग ने एकमुश्त होकर और एकजुटता का परिचय दिया है। और देश की जनता भी इस बात से जुड़ रही है कि आज तक हम लोग सुनते थे, लेकिन अब साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं धांधली हुआ है और वोट का चोरी हो रहा है। तो सर, क्या आप लोग यहाँ लोकल स्तर पर भी कोई आंदोलन चलाएंगे, कुछ प्रदर्शन वगैरह करेंगे यहाँ पे? देखिए, ये हम लोग को, जैसा ऑल इंडिया पार्टी है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का जो दिशा निर्देश होता है, जैसे प्रदेश के अध्यक्ष को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्मानित झारखंड प्रदेश के केशव महतो जी हैं, उनका जो दिशा निर्देश होगा जिला वाइज करना है, फिर जिला अध्यक्ष का जो निर्देश होगा कि भाई ब्लॉक लेवल या सब डिवीजन लेवल करना है, तो निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है अभी कोई निर्देश नहीं मिला है, मुझे लगता है पूरे देश के पैमाने पर यह आंदोलन होगा और एक एक लोग इससे जुड़ेंगे। सर, आप खुद पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं और मैंने भी देखा है आपको कार्य करते हुए, मेरा भी पर्सनल अनुभव रहा है। आप सफाई पे बहुत ध्यान देते थे, मैंने देखा था। लेकिन अभी जो मधुपुर की स्थिति है सर, हर जगह पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गंदगी फैला हुआ है, मैंने भी कई जगह रिपोर्टिंग की है। तो आप इस स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका क्या अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही, जबकि सरकार तो आप ही की है? नहीं, देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड अभी भंग है, ठीक है ना, और बोर्ड भंग है जिसके वजह से जो 23 वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे या चेयरमैन वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, एक लोकल बॉडी हुआ करता था, ठीक है। लोकल बॉडी में क्या होता था कि आम जनता वार्ड कमिश्नर को पकड़ा कि वार्ड कमिश्नर साहब मेरे गली में नाली जाम है, कचरा हो गया, वार्ड कमिश्नर क्विक एक्शन लेते थे। अगर वार्ड कमिश्नर से नहीं हुआ, चेयरमैन वाइस चेयरमैन से वो बोलते थे और हम लोग बैठ के उसको काम को करवाते थे। अभी क्या है, 1.5 साल से चुनाव बोर्ड भंग होने के बाद नहीं हुआ है और नतीजा क्या है कि जिस स्तर पे साफ़ सफाई होना चाहिए प्रयास कर रहे हैं पदाधिकारी लोग से, हम लोग की भी बात होता है। अभी 15 अगस्त, उससे पहले हमने अभी अनुमंडल कार्यालय में जो बैठक हुई स्वतंत्रता दिवस के लिए, उसमें भी हमने कहा साफ़ सफाई विशेष ध्यान होना चाहिए और जितने भी महापुरुष हैं शहरी क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो, उनका जो है साफ़ सुथरा। परंतु सर, मैं खुद रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ सर, झील तालाब में मैंने रिपोर्टिंग किया था। वहाँ पर मुझे लगता है कि 1 महीना पहले कचरे की सफाई की गई थी, लेकिन अभी तक कचरा रखा ही हुआ है। मेरे खुद के मोहल्ले में कचरा रखा हुआ है, हम कंप्लेंट कर थक गए हैं, लेकिन नगर पालिका कुंभकर्णी नींद सो रही है। ये आप ही की सरकार है, अगर क्या जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो क्या जनता क्या मतलब गंदगी में रहने के लिए विवश होगी? नहीं, तो ये तो आप लोग को या कोई भी हो, आम जनता को ये हक है कि जो पदाधिकारी होते हैं नगर पालिका में से, अभी एग्जीक्यूटिव अफसर हैं या स्पेशल अफसर कहिए, ठीक है, तो उनको ध्यान या संज्ञान में देना चाहिए, या जो सिटी मैनेजर होते हैं या जो सफाई कर्मी के इंचार्ज होते हैं उनको नॉलेज में डालना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मामला है। चूँकि शहरी क्षेत्र भी अब हम लोग का जो है बड़ा होते जा रहा है, आबादी बढ़ रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है, गंदगी भी बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर जिस ढंग से सफाई होना चाहिए, हालांकि रोज़ निकलता है, लेकिन कहीं कहीं जैसा आप बता रहे मुझे जानकारी नहीं है, संज्ञान में दिए हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आपके बात करने के बाद मैं एग्जीक्यूटिव अफसर से बात करूंगा, एग्जैक्ट आप हमको बता दें कि झील तालाब में कहाँ पे गंदगी है, तो काम हो जाएगा। सर, झील तालाब में मतलब कि मेन घाट के सामने ही है, पूरा झील तालाब ही गंदा पड़ा हुआ सर, मैंने रिपोर्टिंग भी किया था सर। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मेरी रिपोर्टिंग हुई थी महाकाली मंदिर, मतलब माँ काली पासवान मंदिर के पास, और वहाँ पे कचरे को मैंने दिखाया था। क्योंकि मुझे पता है कि नगर परिषद मधुपुर उस एरिया को कवर नहीं करती है, फिर भी सीपी ग्राम पोर्टल के माध्यम से नगर पालिका को ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन नगर पालिका को मैंने जाकर रिक्वेस्ट भी किया और 1 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन उस गंदगी को नहीं हटाया जा सका है। तो क्या नगर पालिका सीपी ग्राम पोर्टल के ऑर्डर को नहीं मान रही है, या फिर लोगों का जो आस्था जुड़ा हुआ है एक माँ काली मंदिर के साथ, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि नगर पालिका को साफ़ करना चाहिए, उस जगह को नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है और आउट ऑफ वो चूँकि अर्बन एरिया से बाहर है, अभी फ़िलहाल वो करों ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ अलग देखिए पंचायती व्यवस्था है ना सर। सीपी ग्राम पोर्टल में मतलब ऑर्डर आ चुका है, तो मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है और ऐसा कुछ अभी सर्कुलर गाइडलाइन भी जारी नहीं हुआ, ना जानकारी में है, ठीक है। इसलिए वहाँ जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं, पंचायत के जो जिला परिषद हैं, मैंने उस जिला के,
या जो है वहाँ के वार्ड सदस्य होते हैं, जी जो वहाँ के बीडीओ हैं उस ब्लॉक के, जी। ठीक है, अगर वहाँ के लोग, जी उस पंचायत के लोग मुखिया कहेंगे, पंचायत समिति सदस्य को कहेंगे, जिला परिषद कहेंगे, निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई होगा। सर, मैंने मुखिया से खुद बात किया, मुखिया कहना है कि हम लोग फंड नहीं है, सरकार फंड रोक के रखी हुई है, आंदोलन भी सर वहाँ पे हुआ था। फंड नहीं है बोलने से तो नहीं चलेगा ना, फंड नहीं है तो जनता के सहयोग से काम करें। पहले हम लोग थे, नगर पालिका में हड़ताल हो जाता था, कल दुर्गा पूजा या परसों ईद है, लेकिन हम लोग झाड़ू लेके हम लोग उतरते 100-200 अपना लोकल मेंबर लोग को लेके। देखिए, काम करने का हो, हर चीज़ सरकार पे डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए, जनता की भागीदारी भी ज़रूरी है, ठीक है। अब मुखिया अगर जवाबदेही, किसी भी पंचायत के अगर मुखिया जवाबदेही से भागते हैं, मुझे नहीं लगता जिस दिन मुखिया वहाँ, कोई भी मुखिया किसी भी पंचायत की बात हो, खड़ा हो जाए और अपने जिला परिषद को बुला ले, पंचायत समिति को बुला ले, एक पंचायत में 7-7, 8-8 वार्ड पार्षद होता है, फिर वो 2-2, 4-5 दोस्त साथी को बुला ले, एक बार खाली झाड़ू पकड़ ले 100 लोग उससे खड़ा हो जाएगा सर। लेकिन वहाँ के मुखिया और जिला परिषद सबने आंदोलन किया, 1 महीना पहले ही रिपोर्ट आई थी, न्यूज़ आया था, और हम सब ने देखा कि वहाँ के सब मिल करके एकजुट होकर कह रहे हैं कि सरकार फंड रिलीज, पिछले 1 साल से सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है, तो सर कैसे काम करेंगे वो फंड के बिना? सर ये मुझे नहीं पता कौन फंड की बात कर रहे हैं, किस फंड की बात कर रहे हैं। बाकी तो पंचायत में रोड, फलाना, नाला, लाइट, फाइट लग रहा है, अब किस फंड की बात कर रहे हैं हमको उसके बारे में बहुत। सर, आप किस विद्यालय से पढ़े हैं सर? हम तो यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहले एडवर्ड जो हाई स्कूल हुआ करता था। सर, वहाँ पर मैं अभी हाल में गया था सर, वहाँ की बिल्डिंग सर आपका तो याद भी जुड़ा होगा, कहते हैं कि जो बच्चा जो स्कूल से पढ़ के निकलता है उसकी मातृभूमि माँ कहा जाता है उसको। तो सर, उस बिल्डिंग के बारे में जो मैंने देखा, अभी झालावाड़ जैसे घटना भी सर राजस्थान में हुई, और आपने देखा कि कार्मेल स्कूल का बिल्डिंग भी कुछ वर्ष पहले गिर गया था। तो सर, ये पहले तो आप एक विद्यार्थी होने के नाते उस स्कूल की दशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कि आपको दुख नहीं होता? नहीं, अभी तो हम ऑन द स्पॉट गए ही नहीं हैं और बहुत दिन से, लेकिन कल परसों शायद पेपर या किसी के माध्यम से या मोबाइल, फेसबुक या कहीं पे हम देखे थे कि वो जर्जर स्थिति को दिखाया जा रहा था, है ना। तो अफसोस तो होता है, और निश्चित तौर पर श्रावणी मेला वगैरह अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। माननीय मंत्री जो लोग आते हैं संज्ञान में देके, और हम वहाँ के जो प्रधानाध्यापक जिससे भी आग्रह करें, अगर मेरी बात उन तक पहुँच जाएगी या पहुँचा देंगे हम लोग, कि जो भी बिल्डिंग का एस्टिमेट वगैरह है, क्या ज़रूरत है, वो एस्टिमेट वगैरह बना ले, ठीक है। निश्चित तौर पर हम लोग माननीय मंत्री से या देवघर में उपायुक्त महोदय जो अभी वर्तमान में हैं, DMFT फंड से कुछ व्यवस्था होगा। अब देखना पड़ेगा कि क्या एस्टिमेट बनता है, कितना का होता है। सर, वहाँ का जो विद्यालय है सर, विद्यालय में करीब 900 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और ऊपर में लगभग 10 से 12 रूम जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। और अभी जो +2 का जो सर विद्यालय बना था, जो रूम बना था, उसको एक पुस्तकालय के नाम पर दे दिया गया है। वहाँ के शिक्षकों का कहना है कि 3 माह के लिए लिया गया था, लेकिन अभी भी उसको खाली नहीं किया जा रहा है। तो सर, आप ही की सरकार है और पुस्तकालय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सर बच्चों के भविष्य को, बच्चों के जान को खतरे में डाल करके, जब बच्चा का सर खुद का बिल्डिंग नहीं है और उसको इस प्रकार से पुस्तकालय के लिए इस्तेमाल करना, आप कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, ये तो कमजोरी हेडमास्टर का है, ये तो हम कहेंगे हेडमास्टर साहब का कमजोरी है। अगर चूँकि सरकार का वो अंग है, SDO साहब हो चाहे और जो पदाधिकारी, वो भी सरकार के अंग है, ठीक है, और जनहित में जो ज़रूरी चीज़ होता है उसको किया जाता है। आज लाइब्रेरी में करीब 1300 स्टूडेंट है जी, और छात्र छात्राएँ वहाँ से पढ़ के बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कोई गलत चीज़ भी नहीं है, लेकिन अब ये नहीं मालूम मुझे कि एग्रीमेंट इन लोग का 3 महीना का हुआ या क्या हुआ जी। तो निश्चित तौर पर जो हेडमास्टर भी सरकार के अंग है, छोटा हो या बड़ा हो, और जो अनुमंडल पदाधिकारी पिछले बार किए या जो भी मजिस्ट्रेट या किन से एग्रीमेंट हुआ, क्या बात हो मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो जाके उनसे निवेदन करें, अपना बात को रखें। सर, आपने कहा 1300 बच्चे पढ़ते हैं, आप ही का मुँह से मैंने अभी सुना। लाइब्रेरी में? जी सर, तो लाइब्रेरी में 1300 बच्चे, आप जाके देखिए सर कि लाइब्रेरी में उतना बड़ा रूम भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रूम, एक नया रूम बनना चाहिए। हाँ, वो हो रहा है, वो चल रहा है, बात अभी बहुत जल्दी। अब वहाँ का शिक्षक ने खुद कहा सर कि सुपुर्द नहीं हो रहा है। लाइब्रेरी जो बना है ना, लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट जा रहे हैं ना, वो मधुपुर का लाइफ लाइन है, ठीक है। जी। युवा लोग वहाँ पे पढ़ लिख के अच्छा जगह जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग नौकरी भी पा रहे हैं, इसलिए उसको कोई गलत करता है तो ये गलत बात है, ठीक है। रहा सवाल की मामला चल रहा है, और ज़मीन भी चिन्हित कर लिया गया है। पुराना जो अंचल कार्यालय है वहाँ पे ज़मीन भी फाइनल हो गया है। बहुत जल्दी अब हमको लगता है कि कुछ दिन के बाद माननीय मंत्री जी आ जाते हैं, बातचीत करके हमको लगता है फंड उंड मिल जाएगा, तो वहाँ बिल्डिंग नया बड़ा बनेगा उसी आधार पे। सर, आप स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी के खास माने जाते हैं सर, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मधुपुर में आप देख सकते हैं कि एक मुख्य द्वार के सामने
एक बच्चा का जन्म हुआ, डिलीवरी हुआ सर। तो और मैंने भी हम जा कर के कई बार वहाँ पे जाकर जांच पड़ताल किया, डॉक्टर कमी होती है और स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे सर खिलवाड़ हो रहा है मधुपुर के साथ। तो एक मंत्री जो कि मधुपुर, जन्मभूमि मधुपुर रही है, तो सर ऐसा जो हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो हम भी वीडियो देखे थे, वो गलत है। कुछ लोग अपना जो है, कुछ मीडिया वाले जो है ना, वो अपने चमकाने के लिए, डिलीवरी ऐसा चीज़ है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि आपको शौच लग जाए तो 1-2 मिनट से ज़्यादा आप रोक नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हमने पूरा जानकारी लिया, हम बाहर में थे, जैसे ये मामला आया वो गलत किया है वो मीडिया जो है। कारण कि देखिए, हेल्थ में आजकल इतना आगे बढ़ चुका है कि मंथली जांच होता है, वीकली जांच होता है, उसको एक कार्ड दिया जाता है महिला को, आके वहाँ पर इंजेक्शन टाइम टेबल लगाया जाता है, सारा चीज़ उसको मालूम है। आपको मालूम है आज के इतना एडवांस हो चुका है देश, या हमारे डॉक्टर जो भी हैं, पता चल जाएगा कब डिलीवरी होने वाला, किस महीने में होने वाला, किस मंथ में होने वाला, लेकिन सारी बात उन लोगों को मालूम था। अब कोई पब्लिक या कोई आने में लेट कर दे, रास्ता में डिलीवरी जो था ना, डॉक्टर गलती, इसके बाद भी आप देखे होंगे जब गेट पर ही हो गया, चूँकि बोले ना कि उसको 10 मिनट भी नहीं रोक सकते आप ना, तुरंत हमारा जो भी सारा स्टाफ, नर्सेज, तुरंत स्ट्रेचर सारा रेडी, लेकिन उस पोजीशन में उठाया नहीं जा सकता। जब उसका हो गया फिर आराम से ले गया, इसलिए वो नेग्लिजेंसी नहीं है। वो जो भी किया या फोटो लिया वो गलत है, इस तरह का नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए। हमने तहकीकात किया है, बाकी कोई और ऐसा मुद्दा अगर आता तो जरूर संज्ञान में डालें। और स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो रहा है जब से माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब बने हैं। आपने देखा होगा डंकी के चोट पर उन्होंने ऐलान किया, अभी हम लोग सैकड़ों लोगों को हम लोग उस माध्यम से फ़ायदा दे रहे हैं। आप सुनते होंगे कि फलाना हॉस्पिटल में 2 लाख है, लाश नहीं दे रहा, ये है वो है। जहाँ से भी कॉल आता है, या तो उसको रिवेट किया गया, हाफ करा दिया गया, या तो उसको फ्री माफ़ करा दिया गया, या तो जो पेशेंट का, तो आए दिन मेरे व्हाट्सएप में अभी खोलेंगे 10 लोग, अभी सुबह 6 लोग किया, तो वो राहत तो मिल रहा जो कि आज तक झारखंड के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अभी आपने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य सेवा अच्छी है, मतलब अच्छा काम हो रहा है, तो फिर सर हमने देखा कि हमारे झारखंड के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी, माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी जी और अभी हमारे शिक्षा मंत्री, सभी का इलाज दिल्ली में हुआ। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सवाल करें आप बीजेपी वाला से सवाल कीजिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री क्यों विदेश में गए घुटना बदलवाने के लिए? अब आप झारखंड की राजधानी रांची का तुलना कीजिएगा देश का राजधानी दिल्ली से, समय लगेगा ना भाई। अपना अभी तो अंतर आत्मा से सोचिए ना कि ये झारखंड का राजधानी है, अभी 25 साल हुआ झारखंड बने हुए, एक छोटा बच्चा है। अब देश का राजधानी दिल्ली का तुलना आप करिएगा झारखंड से। लेकिन सर बंगाल में भी तो सर अपने अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ के आदमी वहाँ जा रहा है। फिर भी बंगाल का तो मेरे एम्स में भी आ रहा है झारखंड में, अभी देवघर में बंगाल का आधा ज़्यादा नज़र आ रहा, बिहार का नज़र आ रहा। बात वो नहीं है, सेटिस्फैक्शन का बात है, या उसको लगता है आज लोग समझते हैं देश का राजधानी दिल्ली है, ठीक है ना, या मेट्रोपॉलिटन सिटी कहाँ कहाँ है आपका, ठीक है। लोग सोचता है, लोग का अपना अलग अलग सोच है। बहुत लोग यही रिम्स में कराना चाहते हैं, बहुत लोग रांची के मेदांता में करा रहे हैं। लेकिन सर असली नेता वो होते हैं जो मिसाल कायम करते हैं। अगर झारखंड के नेता ही अगर सरकारी या रिम्स वगैरह में इलाज नहीं कराएंगे सर, तो आम जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए, हर चीज़ का इलाज कोई जरूरी नहीं कि झारखंड में, आपको तो हम बस बोल दिए, समझ जाना चाहिए कि आप रांची का तुलना आप देश का राजधानी दिल्ली से कीजिएगा तो समय लगेगा ना। तो सर क्या रिम्स में हार्ट का इलाज नहीं होता है? सब हो रहा है, वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड। आज भी हमको फ़ोन किया, हम भेजे वहाँ एडमिट कराए हैं, अभी भी 2-3 लोग किया है। झारखंड में क्या नहीं होता, लेकिन अपने आप हैं, आपको लग रहा मधुपुर में देखेंगे, हम देख जाएंगे, तो हम रोक सकते हैं? नहीं ना रोक सकते हैं। ये तो अपने आप पे है कि हम, तो आम जनता सर क्या करे, बाहर जाके इलाज कराए, यही कहना चाह रहे हैं? क्यों हम कहेंगे बाहर जाके? जहाँ संतुष्टि वहाँ कराइए जाके। आपको तो एग्जाम्पल दे दिए। अब किसी को लग रहा है कि हम भैया, हमारा चचा रहता दिल्ली में, हमारा मौसा रहता बेंगलुरु में, वो सारा खर्चा हमारा देगा, चले वहाँ रहेंगे, 1 महीना घूमेंगे भी और इलाज कराएंगे, तो आप रोक सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर तो किसी को नहीं रोक सकते हैं। सर अभी हाल में हम लोग रेफरल हॉस्पिटल गए थे, अनुमंडल अस्पताल, वहाँ जाके हमने रेबीज के बारे में और एंटीवेनम के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कि झारखंड राज्य में गिरिडीह जिले के जो डीसी साहब है, उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा सब कुछ खोल कर रख दिया, सब अच्छा से बता दिया कि कौन उनके जिला में कहाँ उपलब्ध है। परंतु हम लोग जब पूछने जाते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि परमिशन लेके आए हैं शाहिद साहब से, या परमिशन लेके आए हैं आप, फिर पूछ सकते हैं। सर ये बताइए, क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए? नहीं, अब देखिए, सरकारी बिल्डिंग में सरकार का क्या रूल रेगुलेशन, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ जो इंचार्ज है, वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है, ये तो वही बताएंगे। उसके कैंपस में जब न तब अगर जा रहे हैं या क्या सिस्टम है वो बता पाएंगे। हमारा चैम्बर है, हम बता पाएंगे, ठीक है। अगर कोई रूल रेगुलेशन होगा
कि हाँ भाई टाइमिंग है या आप सूचना दे के जा रहे हैं या कुछ बात है, तो वो अलग बात है, वो बताएंगे ना, हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। नहीं सर, सूचना देख हम लोग गए थे, मतलब पूछने ये क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है कि अभी तक ठीक है सर, जो हुआ तो क्या अभी स्वास्थ्य विभाग या झारखंड का हमारे जो मधुपुर का मंडल में कितना एंटीवेनम है, क्या इसकी जानकारी दी जाएगी ट्विटर के माध्यम से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो देना भी चाहिए। और हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत इस सब में नहीं है अभी। और सर मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में मैंने जब खुद जाकर देखा, एक्सरे मशीन काम नहीं करता सर, आपने कहा तो अभी नज़र में डाल रहे हैं, क्योंकि जब पिछले बार अभी हम गए थे ब्लड डोनेशन कैंप 2 लगा था, एक एसपी साहब और जॉइंट मतलब रेड क्रॉस, इसके माध्यम से करीब 105 लोग ब्लड दिए थे, जिसमें लोग दिन भर रहे थे। तो उसी बारे इसमें हम लोग चारों को घूम घूम के देखे, आम पब्लिक से भी पूछे, साफ़ सफाई भी विशेष देखे, तो वैसा कहीं कुछ नज़र नहीं आया। ठीक है, अब है कि अगर आप बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, तो मशीन है ना, टेक्निकल चीज़ है, कभी भी कुछ ख़राब हो सकता है, लेकिन देखना होगा ख़राब है तो बना कि नहीं बना, वो चीज़ पर देखना होगा। अभी आप मेरे संज्ञान में डाल रहे हैं कि एक्सरे मशीन ख़राब है, जबकि हमको मालूम है कि सारा चीज़ ठीक ठाक है। तो अब अभी नॉलेज में डाले हैं तो ज़रूर जानकारी लेंगे, हम वहाँ के जो प्रभारी उनसे बात करेंगे। और ये ऐसा चीज़ है ना, 24 घंटा निरंतर इस पर लगे रहना पड़ेगा, जैसे बीमारी है। तो अभी एक बार भी फ़ोन, हम लोग तो एक साधारण कार्यकर्ता मान के चलिए तो हमें, लेकिन माननीय मंत्री के पास कितना टेलीफोन आता है जब हम बैठते हैं साथ में। अब ऐसा संवेदनशील विभाग ये है कि 2 बजे रात में भी करेगा तो आप बोल नहीं सकते हैं कि क्यों की है। ठीक है, तो उसमें तत्पर है। और आज तक झारखंड के इतिहास में हमको लगता है ये 25 साल में जिस तरह के एक्टिव ये स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, तो हमको नहीं लगता इतना तुरंत चैलेंज, तुरंत काम करना। श्रावणी अभी देखिए इतना अच्छा बीता, हम ही लोग ने प्रस्ताव रखा वहाँ पर कि बाइक एम्बुलेंस, टोटो एम्बुलेंस, पतला पतला कर, कितना सार्थक हुआ वहाँ पे। अभी हम लोग समापन में गए थे, बड़ा चर्चा का विषय था, जबकि अभी विधिवत पूरे झारखंड में लागू नहीं हुआ, लेकिन हाई वाला मीटिंग था, उसमें हमने एक सुझाव दिया, माननीय मंत्री जी ने तुरंत ओके किया, और एमडी डायरेक्टर शशि प्रकाश झा साहब ने कि नहीं ठीक है, और वहाँ से 5 मोटर बाइक एम्बुलेंस और टोटो एम्बुलेंस बहुत कम आया। सर अभी आप देख रहे हैं कि मधुपुर में जाम की समस्या आम हो गई है सर, आप भी यहाँ रहते हैं, आप भी फंसे होंगे, तो सर ये जो ओवरब्रिज बन रहा है सर, इसमें राजनीति हो रही है, हमारे सांसद साहब ने भी कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या ओवरब्रिज बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये तो निशिकांत दुबे जी ही बताएंगे कि 8-10 साल में अभी तक क्यों नहीं बना। ठीक है, बड़ा बड़ा चीज़ बना रहे हैं, तो ये ब्रिज लोग तो वही जानना चाह रहे क्यों नहीं बना रहे हैं। मेन तो शुरुआत की है, आखिर क्यों नहीं बन रहा, हर चीज़ बन जा रहा है। आज 8-10 साल से हमको याद है कि जब हम चेयरमैन थे 8 से 13 के बीच में, 11-12 वर्ष में आए थे मेरे पास कुछ लोग, हमने साफ शब्दों में कहा था कि शहरी क्षेत्र में मेरा नगरपालिका में एक खंबा खूटा भी गाड़ना है। रेल के प्रशासन को हमने कहा था कि बिना मेरे नगरपालिका नगर परिषद के एनओसी के हम कोई काम परमिशन नहीं देंगे, और हमने नहीं दिया। यहाँ तक कि डीआरएम साहब और बहुत सारे कमांडेंट साहब सारे लोग आए और मेरे ऑफिस में, और हमने कहा ये सिस्टम है, पहले हमको नक्शा दिखाइए, आप ब्रिज बनाइए, पुल बनाइए, विकास का काम किए, लेकिन हमारा शहर भी नहीं उजड़े, बिजनेस भी खराब नहीं, व्यवसायी वर्ग का लोग भी परेशान ना हो। वो जिस तरह का नक्शा बनाए थे, हमने देखते के साथ बताया था कि इससे पूरा गांधी चौक से लेके सारा उजड़ जाएगा, गांधी चौक का लुक भी खराब हो जाएगा, बिजनेसमैन का कितना दुकान क्षति हो जाएगा। हम लोग झारखंड सरकार हर तरह मदद करना चाह रही है, या हमारे जो माननीय स्थानीय हफीजुल हसन साहब मंत्री जी भी हैं, केवल उसका डायग्राम, केवल उसका जो है नक्शा को चेंज कर लिया जाए। अगर वो नक्शा मान ले जो झारखंड सरकार या हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब दे रहे हैं जी, उस उस नक्शा को सैंक्शन कर दे कि ये नक्शा जो आप बताए हैं सुधार के, ये ठीक है, कल से काम लगे, कोई मना नहीं करेगा। तो आपका कहना है कि आप लोग नया नक्शा मैंने पेश किए हैं? हाँ, इंजीनियर साहब को दिए थे, बनाए थे, पिछले बार आशीष अग्रवाल एसडीओ साहब थे, मंत्री जी थे, नए बने थे, और हम लोग फुल टीम गए थे, और एएन और रेलवे के बहुत सीनियर स्टाफ भी आए थे, पदाधिकारी लोग, वो दिखला रहे थे और हम लोगों ने भी दिखाया जी। तो वो जो पहले था उसको हम लोगों ने चेंज करके करना है ताकि किसी का नुकसान ना हो, ब्रिज भी बन जाए। और सर अभी और जल जमाव के बारे में भी समस्याएं हो रही है सर, आपने देखा कि रालमिया कूप के नीचे जल जमाव है, स्टेशन रोड के बगल में जल जमाव हो रहा है सर, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है, जनता परेशान है। देखिए एक बात बताए, अगर हमारा कहने का मतलब है कि अगर बरसात में जल जमाव नहीं होगा तो क्या गर्मी में होगा? स्वाभाविक है, दिल्ली जमाव होना बड़ा बात नहीं सर, लेकिन वहाँ पर ठहर जाता है ना सर, मतलब नाली नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं नगरपालिका कार्य नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। आप मुंबई चल जाइए ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कंधा तक पानी मिलेगा। आप दिल्ली चल जाइए, इतना पानी मिलेगा। कोलकाता चलिए, इतना पानी। अब बरसात में अगर पानी नहीं जमा होगा तो गर्मी में थोड़े जमा होगा भाई।